हे गाइस, इट्स दिव्यांशु। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में जो हमारी सबसे पहली अपडेट है ना, वो है यहाँ पर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की से। अब देखो यार, पिछले 2-3 दिन थे ना, मेरे को लग ही रहा था यार कुछ ना कुछ तो मामला है यहाँ पर गड़बड़। लेकिन कल जब फेब्रिजियो रोमेनो ने इसके रिगार्डिंग ट्वीट किया तो भाई अपन को पूरी स्टोरी यहाँ पर पता चलती है। और एक्चुअली में मैं आज के एपिसोड में आपको सारी स्टोरी बताऊंगा। अब देखो यार, सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली में माजरा क्या है। ये एकदम से अचानक से जो चीज़ बहुत सेटल्ड दिख रही थी, जो चीज़ बहुत परफेक्ट दिख रही थी, उसमें एकदम से भूचाल क्यों आ गया। तो भाई देखो, सीन यहाँ पर ऐसा है कि रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो 2023 तक है, यानी कि सिर्फ 18 महीने, मतलब कुल मिला के आप मान लो कि साला जैसी सिचुएशन है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर यह बताया गया कि लेवेंडोव्स्की का जो प्लान है ना, वो यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो देखो, उसको बायर्न में रहना है। वो चाहता है कि बायर्न उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे। जिस तरीके से इनके बीच पार्टनरशिप चली है वो चीज़ कंटिन्यू है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती है तो लेवेंडोव्स्की के पास प्लान बी भी है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लान बी की। अब प्लान बी मतलब डेफिनेटली यहाँ पर दूसरे क्लब की बात करें, और ऐसे में 4 क्लब्स हैं। पहला है यहाँ पर रियल मैड्रिड, दूसरा यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, तीसरा है यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी, और चौथा है यहाँ पर चेल्सी। ब्रीफ में बात करते हैं कि यहाँ पे किस क्लब के रिगार्डिंग क्या यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है। सबसे पहले यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो देखा, यूनाइटेड, मेरे को नहीं लगता आपने अगर ये वाला पॉडकास्ट नहीं देखा है जहाँ पर मैंने सादिक भाई और संडेलिक पंडित के साथ इस थ्योरी पर डिस्कस किया है, तो जरूर देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे यूनाइटेड की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यूनाइटेड की बात ना करने का एक और इंसेंटिव है, और वो आपको तीसरी अपडेट में पता चलेगा। बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी की। अब देखो यार, मैनचेस्टर सिटी के रिगार्डिंग ना एक ऐसी अपडेट थी जो कि स्क्रिप्ट में पहले नहीं थी, और मैं तब ये बोलता कि डेफिनेटली यार मेरे दिमाग में समझ में नहीं आ रहा कि क्यों सिटी एक्चुअली में लेवेंडोव्स्की से लिंक क्यों नहीं हो रही है। उसके बहुत अच्छे पर्पस है। देखो, पहले 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि सिटी को अर्जेंटली स्ट्राइकर की जरूरत है, और ये पेप गार्डियोला की शॉर्टलिस्ट पे बहुत टाइम से है कि भाई उसको स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए। और दूसरा रीजन ये है कि अगर उनके अर्लिंग ब्राउट हालैंड की परस्यू की बात करें तो इवन दो जो रेस है ना, वो अभी भी ओपन है कि रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और सिटी, बट स्टिल सबको पता है कि मैनचेस्टर सिटी के सबसे ज्यादा कम चांसेस है। बाकी सिटी फैंस यार ऑफेंड मत होना, होप कि तुम्हारी टीम भी ले जाए और रियल मैड्रिड भी ले जाए और बार्सिलोना भी ले जाए। हाँ, 3 हिस्से कर दो भूतनी के। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पे तीसरे क्लब की, और वो है यहाँ पर चेल्सी। अब देखो, चेल्सी के रिगार्डिंग सिचुएशन यहाँ पे बहुत सिंपल है। और अगेन यार, काफी ज्यादा आज के एपिसोड में ना स्ट्राइकर को लेके काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको पूरी वीडियो डेफिनेटली देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, चेल्सी के रिगार्डिंग सीन ये है कि सबसे पहले यहाँ पर रोमेलू लुकाकू को उनको ऑफलोड करना पड़ेगा। अब देखो, कहने के लिए बहुत ईजी है कि भाई रोमेलू लुकाकू ने इंटरव्यू दिया और इंटर नाज़ionale जाएगा। भाई इंटर नहीं लेने वाली। इवन तो यहाँ पे जैको को वो रिप्लेस करेंगे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट के तौर पे देखेंगे, और लुकाकू में वापस से वो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब जब बाद में लुकाकू पे मैं क्यों कूद गया, सबसे पहले तो इसी चीज पे डिस्कस करते हैं, क्या सही में लुकाकू एक्चुअली में चेल्सी से जाने वाला है। अब देखो यार, इसके रिगार्डिंग जो रीजन है ना, वो थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले तो हमको ये मानना पड़ेगा कि पहले जब ये रिपोर्ट आई थी कि भाई लुकाकू को ऑफलोड किया जा सकता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो थी उसकी लॉयल्टी। कि भाई बंदा चेल्सी में आया है, साले 100 मिलियन खर्च करें, और तू साले अभी भी वो कह रहा है कि इंटरनेशनल मेरा घर है, ये है वो फलाना ढिमकाना। लेकिन अब रीजन थोड़ा उल्टा है, जहां फैंस ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ने बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लिया है। और मतलब डेफिनेटली यहाँ पे चेल्सी एक विनिंग टीम है, और यहाँ पे आई होप कि टूकल एक ज़्यादा जल्दी से जल्दी या तो लुकाकू को सही से परफॉर्म करवाए वो, या फिर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लुकाकू का भाई दिन खराब होने वाले हैं। लेकिन इसी के रिगार्डिंग कि क्यों चेल्सी ऐसा हो सकता है, ये भी तीसरे अपडेट में ही है। पर बहुत सारी चीज़ें तीसरे अपडेट में होंगी, और उसमें रोनाल्डो की अपडेट भी है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं अपने चौथे क्लब की, और वो है यहाँ पर रियल मैड्रिड। अब देखो यार, सबको पता है कि लेवेंडोव्स्की का ड्रीम क्लब रियल मैड्रिड है। हालांकि यहाँ पे ये रिपोर्ट्स भी कुछ हद तक ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि लेवेंडोव्स्की ने अपने जो एजेंट है यानी कि पिन ज़हावी, उसको ये भी बता दिया कि भाई देखो, अगर बायर्न का कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता ना, तो तुम इसी समर यानी कि समर 2022 में रियल मैड्रिड के लिए पिंच करो। अब ऐसा हो कैसे सकता है? मतलब यहाँ पे एक तो देखो, अर्लिंग ब्राउट हालैंड के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं सब छाती पीट रहे हैं कि भाई बेंजेमा ऑलरेडी है, कहाँ खिलाओगे अर्लिंग ब्राउट हालैंड को। और अर्लिंग ब्राउट हालैंड सिर्फ और सिर्फ मतलब अपने प्राइम ईयर्स में भी नहीं है यार, वो अपने प्राइम ईयर्स में भी नहीं है, वो 21, 22, 23 साल का है। लेवेंडोव्स्की डेफिनेटली अपने प्राइम ईयर्स की डिक्लाइनिंग उसमें, कि अब उसका जो प्राइम ईयर्स वाला वो जो बैंडविड्थ है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। लेकिन लेवेंडोव्स्की भाई प्लेयर भी ऐसा है कि आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ये आ रही कि अगर अर्लिंग ब्राउट हालैंड की परस्यू में रियल मैड्रिड हार जाती है, भगवान ऐसा मत करना, तो यहाँ पर लेवेंडोव्स्की आ सकता है। लेकिन अगेन मेरे को लगता है कि अर्लिंग ब्राउट हालैंड का आना
और लेवेंडोव्स्की का आने में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और लेवेंडोव्स्की का आना डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है, एंड डेफिनेटली आई एम सेइंग बिकॉज ऑफ बेंजेमा। और इस समय जो भी 4 प्लेयर्स की हमने 4 क्लब की बात करनी है, चाहे चेल्सी हो, सिटी हो, यूनाइटेड हो, रियल मैड्रिड हो, आप देखो हर एक क्लब में एक चीज कॉमन है, और वो है कि लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट। यूनाइटेड को भी रिप्लेसमेंट चाहिए, चेल्सी को भी लुकाकू का रिप्लेसमेंट चाहिए। वैसे तो लुकाकू ही खुद रिप्लेसमेंट था, एक टॉप स्ट्राइकर के रूप में, लेकिन अब क्या पता चेल्सी आने वाले 1-2 सालों में इसका ही रिप्लेस कर दे। सिटी अगेन रिप्लेसमेंट, रियल मैड्रिड अगेन बेंजेमा का रिप्लेसमेंट। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट है कि एक्चुअली में कर क्यों रही है बायर्न म्यूनिख। लाइक आप देखो कि बायर्न म्यूनिख ऐसा करेगी क्यों। बायर्न म्यूनिख ने अगर कॉन्ट्रैक्ट इसको ऑफर नहीं किया, चलो एक बार सोच रहे थे दिमाग में उनके, ये दिमाग आ रहा है कि भाई ठीक है लेवेंडोव्स्की पे ना कैश इन कर लेते हैं, किसको साइन करोगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप साइन किसको करोगे, क्योंकि हालांकि की रेस में आप हो नहीं। तो ये एक काफी बड़ा सवाल है, मेरे पे इसका आंसर नहीं है, लेकिन डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो बायर्न म्यूनिख किसके पीछे जा सकती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब अपनी सेकंड अपडेट से, और इसी में थर्ड भी है, तो भाई ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से, यानी कि बड़े भैया से। अब देखो डेफिनेटली बड़े भैया ने 10 मैचेस में 1 गोल मारा है, बड़े भैया की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, बड़े भैया के साथ जो छोटे भैया हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, यूनाइटेड मैचेस नहीं जीत रही है, टॉप 4 से बाहर होते हुए दिख रहे हैं, चैंपियंस लीग में कहीं ना कहीं बस मर रहे हैं, चल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बढ़िया होता है कि भाई देखो बड़े भैया को कटघरे में घेर लो। अब कटघरे में मैं घेर लूँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आज की रिपोर्ट ऐसी है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से ना राल्फ रांगनिक आने वाले नेक्स्ट सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कंफर्टेबल नहीं होगा अगर वो स्ट्राइकिंग पोजीशन पे। अब इसको मैं ऐसे मत लेना कि रोनाल्डो और रांगनिक की कोई लड़ाई होगी, बल्कि स्पोर्टिंग टर्म्स में कि रांगनिक नहीं मानता कि रोनाल्डो इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड द यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन। अब ये मेरे को पता है फेक क्यों लग रही है, और इसका मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये मेरे को फेक इसलिए लग रही है क्योंकि इसी रिपोर्ट में जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो रिप्लेसमेंट होगा वो कोई और नहीं बल्कि नेपोली के स्ट्राइकर विक्टर ओसिमन होगा। अब देखो बहुत अंडरस्टैंडिंग, ठीक है भाई विक्टर ओसिमन इज अ वेरी यंग स्ट्राइकर, वेरी गुड स्ट्राइकर, लेकिन जो प्राइस टैग है वो 100 मिलियन यूरोज है, और 100 मिलियन यूरोज है तो इसलिए मेरे को लगता है कि यूनाइटेड इसके पीछे नहीं जाएगी। और इसके पीछे दूसरा बड़ा रीजन है कि यूनाइटेड नहीं जाएगी, वो अगेन तीसरी अपडेट में बात करेंगे। और तीसरी रिपोर्ट यहाँ पर ये है कि हैरी केन की तरफ से अब ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स आ रही है कि स्पर्स के एंड ऑफ द सीजन में वो अपना फ्यूचर को असेस करने वाला है। और ये लगातार ये एक हफ्ते में लगातार एक दूसरी रिपोर्ट है। जब पिछली बार हमने बात करी थी हैरी केन और टॉटनहम हॉटस्पर में, तो मैंने आपको ये अपडेट दिया था कि स्पर्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का ऑफर अपनी तरफ से नहीं दे रही है, फिलहाल के लिए वो शांत है, फिलहाल के लिए वो हैरी केन की तरफ से जब तक कोई पहला मूव नहीं आएगा तब तक स्पर्स नया कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने नहीं रखेगी, जो कि 2025 तक का है। और ऐसे में अब यहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही है कि हैरी केन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोनों के दोनों सीजन के एंड में अपना कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपना फ्यूचर फिर से एक बार रीअसेस करेंगे। अब यहाँ पर मैं सारे लिंक जोड़ देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि सिटी लेवेंडोव्स्की के साथ लिंक क्यों नहीं हो रही है, वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सिटी अगर हैरी केन के पीछे जाएगी तो किसी और प्लेयर के जाने का मतलब नहीं है। अगर बात करें यूनाइटेड की ओसिमन वाली थ्योरी मेरे को क्यों फॉल्स लगती है, तो वो इसलिए लगती है क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हैरी केन यहाँ पर अवेलेबल होगा, उधर से पोचेटिनो रिटेन है जिस पे अभी एक और अपडेट है मेरे पास आपके, तो यहाँ पर हैरी केन वो प्लेयर होगा जिसके पीछे यूनाइटेड जाएगी। तो यहाँ पर हैरी केन और एक सबसे बड़ा लिंक है कि जब मैंने आपको कहा था कि चेल्सी की डील भी थोड़ी सी पॉसिबल हो सकती है, तो वो ये है कि शायद से अगर एंटोनियो कॉन्टे रुकता है तो वो यहाँ पर लुकाकू ले सकता है। हाउएवर ये बहुत बढ़िया, इसको बहुत इजीली काउंटर हो सकता है मेरा ये वाला स्टेटमेंट कि अगर एंटोनियो कॉन्टे एक्चुअली में रुकता भी है तो कहीं ना कहीं वो फिर हैरी केन को जाने ही क्यों देगा। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि एक बार फिर से समर ट्रांसफर विंडो में हैरी केन के रिगार्डिंग एक बार फिर से बकचोदी कटने वाली है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के नेक्स्ट मैनेजर को लेकर अपडेट। और भाई यहाँ पे तो उल्टा ही सीन हो गया है। अब अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स यार, पहले हमने देखो जैसे प्रेडिक्ट किया था कि क्योंकि यूनाइटेड के एएक्स के सीनियर स्टाफ के साथ अच्छे रिलेशंस है, तो यहाँ पे शायद से हो सकता है कि आने वाले मंथ्स में ना, और ये चीज देखो बहुत अब रिपोर्ट किया जा रहा है इसकी, कोई यूनाइटेड अगले महीने यानी कि मार्च में और मे बी स्टार्टिंग अप्रैल में ये बिल्कुल मतलब इसको फाइनलाइज करना चाहती है कि हमारा मैनेजर कौन होना चाहता है, जिससे जो समर ट्रांसफर विंडो है ना उसमें बिल्कुल भी बकचोदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे राइट बैक, सेंटर बैक, सीडीएम और यहाँ पर स्ट्राइकर की पोजीशन को बिल्कुल मतलब ध्यान से। इसी के रिगार्डिंग यार ये अपडेट आता है कि यहाँ पर यूनाइटेड की बात हुई है एक मैनेजर को लेकर, बल्कि वो एएक्स का एरिक टेन हैग नहीं बल्कि पीएसजी के मॉरिशियो पोचेटिनो है। अब यहाँ पर रिपोर्ट ये किया गया कि पीएसजी ने शांति से चुपके से यहाँ पर पोचेटिनो को अलाउ कर दिया है कि भाई ठीक है तुम अपने इंटरेस्ट की बात करवा सकते हो यूनाइटेड से। और ऐसे में ऑलरेडी टॉक्स हो चुके हैं रिपोर्ट के हिसाब से
यानी कि पोचेटिनो इस समय थोड़ा थोड़ा आगे मेरे को दिख रहा है एरिक टेन हैग से। यूनाइटेड और पोचेटिनो के बीच में यहाँ पर नेगोशिएशंस ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। हाउएवर एरिक टेन हैग के साथ अभी नेगोशिएशन होनी बाकी है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अपने एपिसोड की लास्ट अपडेट की, और ये आती है यहाँ पर FC बार्सिलोना से। तो बार्सिलोना के रिगार्डिंग अब ये कंफर्म होता गया है कि फ्रैंक कैसी के रिगार्डिंग जो उनकी टॉक्स है ना, उनको उसको फर्दर एक्सीलरेट कर दिया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी 7 से 8 या फिर 6.5 मिलियन का ऑफर है उसको, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर AC मिलान भी देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको वहाँ पर 9 मिलियन चाहिए था। और बार्सिलोना भी मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 देगी, इसको 7 मिलियन का ऑफर देगी। लेकिन इसके रिगार्डिंग जो हमेशा से काफ़ी बड़ा जो एक डिबेट का ऑप्शन था ना, वो यहाँ पर यह है बार्सिलोना फैंस या फिर न्यूट्रल फैंस की हम बात करें कि भाई फ्रैंक कैसी की ज़रूरत क्या है, फ्रैंक कैसी एक कैसा प्लेयर है, कहाँ फिट करेंगे। हमको एक ऐसा मिडफील्डर चाहिए जो कि डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। अब इसके रिगार्डिंग जो काउंटर किया था ना, वो यहाँ पर यह है कि फ्रैंक कैसी लोग मानते हैं कि बार्सिलोना एक में अगर आएगा तो डेफिनेटली वो आपको गोल्स भी देगा, वो वर्सेटाइल प्लेयर भी है, एक तो फ्री एजेंट पे आ रहा है, और दूसरी चीज़ की वो एग्रेसिव भी है, वो मिडफील्ड में बुली भी कर सकता है। हाउएवर इस चीज़ को फर्दर आप काउंटर कर सकते हैं कि अगर आप करंट मिडफील्ड की रिजीम को देखोगे ना, तो पेड्री की बात कर लो आप, फ्रैंकी डियोंग की बात कर लो आप, यहाँ पर गावी की बात कर लो। इन सारे प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली वो मिडफील्डर्स हैं जो कि आगे फॉरवर्ड बम्बार्ड करने की कोशिश करते हैं। दे स्कोर गोल्स, दे आर डिफेंसिवली गुड एंड दे आर अटैकिंगली एक्सीलेंट। तो ऐसे यहाँ पर आपको जो रिप्लेसमेंट चाहिए वो बूसी का रिप्लेसमेंट चाहिए। और क्या फ्रैंक कैसी बूसी का रिप्लेसमेंट है? दैट्स एन आंसर है, उसका आंसर है बिल्कुल नो। तो ये कहीं ना कहीं काफी बड़ा डिबेट ऑप्शन है। बट देखो यार, फ्री एजेंट पे आपको मिल रहा है। डू लेट मी नो कि बार्सिलोना फैंस यहाँ पे फ्री एजेंट के इस पूरे ट्रांसफर पे क्या है अपना थॉट्स देते हैं। लेकिन दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद है। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।